हम अपने नोटों और सिक्कों पर जो शेर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थर में तराश कर सारनाथ में एक विशाल पत्थर के स्तंभ के ऊपर रखा गया था। अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था और उसके निर्देश पर स्तंभों के साथ साथ चट्टान की सतहों पर भी शिलालेख खुदवाए गए थे। जिस साम्राज्य पर अशोक ने शासन किया था, उसकी स्थापना 2300 साल से भी पहले उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। साम्राज्य में कई शहर थे, मानचित्र पर काले बिंदुओं से चिह्नित। इनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार संभवतः इन शहरों में रहते थे। अन्य क्षेत्रों में किसानों और चरवाहों के गांव थे। मध्य भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में जंगल थे जहां लोग वन उपज इकट्ठा करते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे शायद अलग अलग तरह का खाना खाते थे और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते थे। साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? सम्राटों को राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उन्हें बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें बड़ी संख्या में कर संग्रह करने वाले अधिकारियों की भी आवश्यकता है। साम्राज्य पर शासन करना। चूंकि साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सीधे सम्राट के नियंत्रण में था। इसका मतलब यह था कि क्षेत्र के गांवों और कस्बों में रहने वाले किसानों, चरवाहों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। अधिकारी शासक के आदेशों की अवहेलना करने वालों को भी दंडित करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। दूत इधर-उधर जाते थे और जासूस सम्राट शाही परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से उन सभी की निगरानी करते थे। अन्य क्षेत्र या प्रांत भी थे। इनमें से प्रत्येक पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। हालांकि पाटलिपुत्र पर कुछ हद तक नियंत्रण था और संभवतः शाही राजकुमारों का पालन किया जाता था। इसके अलावा इन केंद्रों के बीच विशाल क्षेत्र थे। यहाँ मौर्यों ने सड़कों और नदियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थे, और कर और श्रद्धांजलि के रूप में जो भी संसाधन उपलब्ध थे, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण है। संभव है कि ये संसाधन श्रद्धांजलि के रूप में एकत्र किए गए हों। वहाँ वन प्रदेश भी थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कमोबेश स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई होगी। अशोक एक अद्वितीय शासक। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग में अशोक का युद्ध। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। हालांकि जब उसने हिंसा और रक्तपात देखा तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसने आगे से युद्ध न करने का फैसला किया। वह दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय छोड़ दी। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या बलिदान करना शामिल नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अपनी प्रजा को शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। वह बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जो उसे परेशान करती थीं। साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसके कारण कभी-कभी संघर्ष भी होता था। जानवरों की बलि दी जाती थी।
दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवारों और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक को लगा कि इन समस्याओं का समाधान करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें धम्म महामत के नाम से जाना जाता था, जो जगह-जगह जाकर लोगों को धम्म के बारे में बयाते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर अंकित करवाया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं इसे नहीं पढ़ सकते। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में धम्म के बारे में विचार फैलाने के लिए दूत भी भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की।